गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, इसके आगे का और आखिरी पाठ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अंग्रेजी शासकों का भारतीयों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा था, किस किस प्रकार की नीतियां लागू करने के बाद में भी किस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा था। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त उन्होंने लागू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था और दस्तकारी एवं शिल्प कार्य जो थे उन पर जो कर व्यवस्था लागू की जा रही थी। इसके बावजूद इन लोग का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था और इससे वे असंतुष्ट थे। उसके बाद में वनों में रहने वाले लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आंदोलन किया, जिसका परिणाम बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी रहने वाले जो आदिवासी थे उन्होंने भी विद्रोह किया, जिसमें बहुत सारे विद्रोहों के बारे में हम लोग पढ़े थे और जिसमें भूमकाल का विद्रोह जो था सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके बाद में जो भूमकाल का विद्रोह हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो जनजाति के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों ने जनजाति के लोगों को जंगलों का उपयोग करने से मना कर दिया था कि वे वहाँ पेड़ ना काटे, जिससे उनकी जीविका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेज किस प्रकार से जंगलों का उपयोग कर रहे थे, उनको क्या फायदा हो रहा था, उन्होंने भारत में अपना फायदा उठाने के लिए भारत में कौन कौन से कार्य किए थे। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन किया। जो भी भारतीय संसाधन थे उनका भरपूर दोहन कर रहे थे, उनसे उनका बहुत से ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। इनका उद्देश्य इन कारखानों में उत्पादन कर भारत के बाजार में माल बेचना था। हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे अध्याय 2 में कि अंग्रेज जो हैं भारत में ही व्यापार कर रहे थे ताकि उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो और भारत में ही व्यापार करके भारत का माल जो है भारत में ही बेच रहे थे। उन दिनों ढाका, कृष्णनगर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद आदि वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र थे। गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, चटगांव, ढाका जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर देखिए जैसे कि बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, ये जो था वस्त्र उद्योग के लिए वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। वैसे ही गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, चटगांव, ढाका ये जो है जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। अंग्रेजों को भारत एवं इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अंग्रेज जो है भारत में भी व्यापार कर रहे थे और इंग्लैंड में भी व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार करने के लिए जो उनको कच्चा माल चाहिए होता था वो भारत से ही मिलता था। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने भारत में के विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने के लिए भारत के जितने भी समुद्र तट वाले जो क्षेत्र हैं उनको बंदरगाहों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया गया। ठीक है, वहाँ पर जो भी बंदरगाह जो थे, है ना, समुद्र के किनारे जो बंदरगाह थे वहाँ तक का सड़क निर्माण कार्य करवाया या फिर जो सड़कें थी उनमें सुधार कार्य करवाया। भारत में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था और अंग्रेजों के समय में ही रेलवे की शुरुआत हुई थी। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। उसके बाद में उन्होंने संचार और परिवहन का भी कार्य किया, जिसके कारण से लोग जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आए। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और जिसके कारण से एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप उनमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। इन्हीं दिनों सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य हुए। जहाँ पर अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए ये सारे कार्य करवा रहे थे, वहीं पर भारत का भी विकास जो है हो रहा था। अब देखते हैं कि शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा का जो भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वहाँ पर शिक्षा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो थी प्रचलित थी। जब तक अंग्रेजों का शासन भारत में नहीं था तब तक क्या था कि भारत में जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वही प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। ये सारे विषय जो हैं भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंतर्गत ये सारे विषय जो हैं अध्ययन किए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई
तो देखते क्या होता है। भारतीय शासकों ने, और ये जो ये यहाँ पर अध्ययन किया जाता था, ये सारे वहाँ पर क्या होता था, अध्ययन करने के लिए भारतीय शासक जो होते थे इन पाठशाला और मदरसों को सरकारी जमीन जो है दान में देते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इन जमीनों को उनसे छीन लिया। उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और ये जमीन जो है उनसे छीनने के बाद में वहीं पर जो है नई शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनकी स्थापना की। इसमें जो शिक्षण संस्थाएं स्थापना की थी उसमें से था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षण संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। अब ये सारे विषय के अलावा भारतीय भाषाओं के अलावा जो है इतिहास का भी ज्ञान दिया जाता था, कानून और उर्दू का भी ज्ञान दिया जाता था, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान यानी कि अंग्रेजों का जो था उनका भी ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। राजा राम मोहन राय जैसे जो समाज सुधारक थे उन्होंने नई शिक्षा का समर्थन किया। यहाँ पर अंग्रेजों का जो अंग्रेजी पढ़ाना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि भारतीयों की भाषा जो थी यहाँ की स्थानीय भाषा या वे हिंदी भाषा को ही समझते थे और वे अंग्रेजों की भाषा को नहीं समझ पाते थे, ना ही अंग्रेज जो है उनकी भाषा को समझ पाते थे। अब यहाँ पर अंग्रेज जो थे वे भारतीयों को अपने पक्ष में करना चाहते थे, उनकी मानसिकता को अपने पक्ष में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ किया था। इस जिसका समर्थन जो है यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने किया। लेकिन राजा राम मोहन राय जो है इसका समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारतीय जो है इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान के सहारे अपनी स्वतंत्रता और समानता, जनतंत्र को समझेंगे और इसके कारण से उनको राष्ट्रीय आंदोलन में मदद मिलेगी। अब इसके बाद में आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा। जो यहाँ पर अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। मैकले की जो शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया जहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था थी। जो मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया था 20 वर्ष के बाद में वह हाई स्कूल बन गया। आज के समय में उसी स्कूल को प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। पेज नंबर 25 में देखिए उसका चित्र दिया हुआ है। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ जिसमें देसी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। इनकी परीक्षा जो है दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, अब यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, इसको ये भी याद रखेंगे। और जो राजकुमार कॉलेज जो है रायपुर का वो आपके बुक में चित्र में दिया हुआ है। ये कॉलेज जो है आज के समय में भी है, ये अंग्रेजों के समय में बनवाया गया था। इस कॉलेज में जो है राजा महाराजा के समय में राजा के जो पुत्र होते थे, राजकुमार जो होते थे वही इस कॉलेज में पढ़ते थे। अब आगे देखते हैं प्रेस का विकास। भारत में किस प्रकार से प्रेस का विकास हुआ, कौन कौन से समाचार पत्र जो है भारत में छपने लगे, जिसके कारण से भारत में जो है राष्ट्रीय चेतना जो है लोगों में जागृत हुई। भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। भारत में जो समाचार पत्र जो है प्रकाशित होते थे वे अंग्रेजी में भी होता था, बांग्ला में भी होता था और हिंदी में भी होता था, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लीटन ने, उस समय जो वायसराय था भारत का उसका नाम था लीटन, उसने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाश थे। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। यानी कि जो यहाँ पर लीटन जो था ये क्या कर रहा था, इस समाचार पत्र को बहुत ही दबाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं दबा पाया
और ये सारे जो समाचार पत्रों के छपने के कारण से जनता में राष्ट्रीय चेतना जो है जागृत होने लगी थी। ये तो भारत का समाचार मतलब पूरे भारत में जो है अंग्रेजी भाषा में बांग्ला और हिंदी में छप रहा था, लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उसको भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, इसको याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र जो था वो छत्तीसगढ़ मित्र था, जो कि छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। सन 1889 से 90 ईस्वी में राजनांदगांव रियासत तथा राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था। राजनांदगांव रियासत जो है अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम था प्रजा हितैषी। अगर आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम बताइए, तो आप छत्तीसगढ़ मित्र भी बोल सकते हैं और प्रजा हितैषी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आते हैं। ये पूरे क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई। तो ये जो है ये सारे समाचार पत्र जो है छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होते थे और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में जो है पर्याप्त चेतना और जागरूकता आई। तो यहाँ पर ये पाठ जो है अब समाप्त होता है।